अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं सना ताहिर। नाज़रीन, घर अपना घर। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम के तहत कम आमदन वाले अफराद के लिए अपना घर स्कीम का वादा किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत 4.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद कम आमदन अफराद के लिए वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के तहत मुल्क भर में 5 लाख सस्ते घरों की तामीर का मनसूबा शुरू नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के लिए वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने 3,971 केनाल अराजी की निशानदही कर दी, लेकिन मंसूबे पर उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क भर में कम आमदन अफराद के लिए वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम शुरू करने का फैसला किया था, जिसके लिए मुल्क भर में कम आमदन अफराद को हुकूमत की जानिब से आसान इक़सात पर कर्जे देने का भी फैसला किया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात। जी सर, क्या कहेंगे आप? हुकूमत ने 4 साल कबल कम आमदनी वाले अफराद के लिए अपना घर स्कीम का ऐलान किया था, मगर क्या वजह है कि इस स्कीम पर अभी तक काम नहीं हो सका? जी देखिए, असल में एक तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनमें ये रहाइश, जिसमें एक बहुत अहम चीज़ है, ये गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की मेन जो जिम्मेदारियां हैं उनमें शामिल है। और हमें ये पता ही है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके पास अपने रिहाइश जो है वो बहुत कम है, और इसी वजह से दुनिया में जो पर स्क्वायर फीट बिल्डिंग्स में जो लोगों के रहने की तादाद है उसके लिहाज से पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड तरीके से गरीब लोग रहने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि छत जो है वो उनको मुयस्सर नहीं होती। अब इसमें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी गुज़िश्ता कई गवर्नमेंट्स को आप अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो कोई स्कीम मुतारिफ ज़रूर कराती है जिसका ताल्लुक रिहाइश से होता है। चाहे वो आप यानी आज से 20-25 साल पीछे चले जाइए, उस वक्त से हर गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम मुतारिफ करा रही है। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर ये जो काम होता है या ये जो स्कीम है, ये एक महज सियासी नारे या एक सियासी नौयत की चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सक्सेसिवली गवर्नमेंट्स जो हैं वो गरीबों की कंडीशन को बेहतर करने के बजाय दूसरे कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। इसलिए अगर आप देखें तो जैसे सामान तायुश है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लग्जरी की इंपोर्ट्स हैं या इंपोर्टेड कार्स हैं, उनके मामलात पर गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी के साथ एक्शन करती है, लेकिन गरीबों की जो रिहाइश है और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर जो एक्शन है वो पसे पुश डाल दिया जाता है। जी, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की जानिब से 3,971 कनाल अराजी की निशानदही भी हो चुकी है, मगर उसके बावजूद मंसूबे की तकमील में कौन सी रुकावटें मौजूद हैं आपके ख्याल में? जी देखें, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अब हमें जो अमूमन जो किसी भी मंसूबे की तकमील में रुकावट होती है वो फंड्स की कमी या मुनासिब रकम का मौजूद ना होना, और उसकी वजह यह है कि हम जो हमारी सियासी प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ दूसरे कामों पे होती है। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ कि सक्सेसफुली जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, वो रोड्स और ब्रिजेस और अब ज़्यादा थोड़ा सा ये जो ओवरहेड चलने वाली, चाहे वो बसेस हों, इनके ऊपर जो है वो तवज्जो ज़्यादा है, जिसमें कि आपके सामने है वो पंजाब में ऑरेंज लाइन हो या मेट्रो हो, इस्लामाबाद की पिंडी की मेट्रो हो, या इसी तरह आप KPK में भी। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो सियासी हुकूमतें हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो बिलाखिर इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको दिखाकर वो वोट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, वो उनकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो फंड्स हैं, देखिए पहले ही देखी जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, और हम ये बात इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं कि हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास जो उसके अपने वसाइल होते हैं आमदनी के, वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि टैक्स बेस बहुत नैरो है और हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते, जिसके से अगर आप देखें तो बजट डेफिसिट वगैरह एक रोज़मर्रा का टॉपिक है जिस पर हम बात करते हैं। तो फंड्स की गैर मौजूदगी एक बहुत बड़ा इसमें इशू है, और फंड्स की गैर मौजूदगी की वजह यह है कि जो फंड्स मौजूद हैं वो दूसरे मामलात की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज एरियाज, जैसे ही आपने जिक्र किया रिहाइश का,
जहाँ पे कि गरीबों को फायदा हो सके। कम आमदन वाले अफराद हुकूमत से इस मंसूबे पर काम शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है? जी देखिए, मैं पहले इस पे थोड़ी डिस्कशन कर चुका हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो कम आमदनी वाले या इंतहाई गरीब लोग हैं, जिनको इंग्लिश में हम पोरेस्ट ऑफ द पुअर कहते हैं, उनकी तरफ या उनकी कंडीशन को बेहतर करने की तरफ अमूमन और बड़े ही यानी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी जो सियासी गवर्नमेंट्स हैं उनकी तवज्जो बहुत कम होती है। उनकी तवज्जो ज़्यादातर उन प्रोजेक्ट्स पे होती है, उन चीज़ों पे होती है जिनके ज़रिए से वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या ये मंसूबा भी दीगर कई मंसूबों की तरफ फाइलों तक ही महदूद होकर रह जाएगा? जी, मेरा ख्याल यही है कि ये जो मंसूबे हैं, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया बहुत मंसूबे आए, ये अपना वो खातिर खा रिजल्ट नहीं सामने लेके आ पाते जिस तरह से कि वो आना चाहिए। उसकी वजूहत अभी हम देख चुके हैं। उसमें गवर्नमेंट का चाहे गैर संजीदापन हो, चाहे फंड्स की इनअवेलेबिलिटी हो, जिसकी वजह यह है कि फंड्स डायरेक्ट कर दिए जाते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ, और चाहे तमाम गवर्नमेंट्स का एक रोमांस हो विद हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स। तो वो जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये उतना हाई प्रोफाइल नहीं होता, तो फिर इसके कामयाबी का या खातिर खा इस पे अमल दरामद की उम्मीद ज़रा कम हो जाती है। क्या मौजूदा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे पर काम शुरू होने की उम्मीद बाकी रखी जा सकती है? देखिए, अब तो दौरे इक़्तिदार मौजूदा हुकूमत का जो है वो कितना रह गया आपके सामने ही है, और इस वक्त चाहे कोई भी सियासी हुकूमत हो, अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने इलेक्शन ईयर में दाखिल हो जाती है तो फिर उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो उन चीज़ों पे होती है जिनके ज़रिए से वो वोट हासिल कर सकें। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसमें जो हाई प्रोफाइल या ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको दिखाया जा सके, उनके अलावा गवर्नमेंट की तवज्जो हर चीज़ से हट जाती है। तो मैं नहीं समझता कि अगर अभी तक इस पर कुछ नहीं हो सका तो फिर अब आखिरी इस साल में जो कि इलेक्शन ईयर है और उस साल का भी अब कुछ हिस्सा रह गया है, उसमें कुछ होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ दीगर खबरों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों की निजकारी का सिलसिला जारी है। PIA के बाद हुकूमत ने रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल्स, SME बैंक और माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की निजकारी की तैयारी कर ली है और इन इदारों के हिस्सेस की फरोख्त के लिए शिराकत दारों को तलाश कर लिया गया है। SME बैंक के हिस्सेस की खरीदारी में दिलचस्पी लेने वाले सरमायाकारों की प्री क्वालिफिकेशन का अमल भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की फरोख्त की निजकारी कमीशन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सुई सदरिन गैस पाइप लिमिटेड, वजारत सनत व पैदावार और PSM के साथ बकाया जात की अदायगी से मुताल्लिक मुशावरत का अमल मुकम्मल किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात। सर, क्या कहेंगे आप? हुकूमत ने रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल्स, SME बैंक और माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की निजकारी की तैयारी तो कर ली है। आपके नज़दीक हुकूमत का ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी। देखेंगे, हमारे पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की एक लंबी हिस्ट्री है। हम हमेशा से करते आए हैं और हमेशा हाफ प्राइवेटाइजेशन करते हैं। हमने कभी प्राइवेटाइजेशन को एज ए पॉलिसी लिया ही नहीं। हम एड हॉक बेस पे जब दिल चाहता है कर देते हैं, जब दिल चाहता है नहीं कर देते। मौजूदा सूरत हाल में मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। इसमें कोई मज़ायका नहीं है या कोई बुराई नहीं है, खासकर तब जबकि आपकी जो जिसको कहते हैं ना ऑपरेशनल कास्ट भी पूरी नहीं कर रहा है कि इदारा, तो उसको प्राइवेटाइज करने में कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद हमारे यहाँ जो खराबी है बेसिकली, पूरी दुनिया में जब हम प्राइवेटाइज करते हैं तो उसमें बेसिकली होता है कि जो आप किसी भी इदारे की एफिशिएंसी है वो उसकी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। हम असल में क्या करते हैं, पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन होती है उसमें हम सिर्फ ओनरशिप चेंज कर देते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो वही की वही रहती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा लॉस हुआ है। प्राइवेटाइजेशन ने हमें कभी भी फायदा नहीं दिया। तो अगर हम पुराने ही मोड में चलेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होगा। हमें प्राइवेटाइजेशन अगर करनी है पाकिस्तान को तो हमें एक प्रॉपर इसकी पॉलिसी लानी चाहिए कि उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, सारी चीज़ें। मसलन जैसे अगर आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में हमारे जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हुई है
اس نے منوپلیز کریٹ کی ہیں، اجارہ داریاں بنا دیتے ہیں ہمارے ہاں. تو وہ ہمیں ایز اے پالیسی جانا پڑے گا. موجودہ حالت میں شاید یہ کو بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوگی، لیکن بذات خود پرائیویٹائزیشن کو بری بات نہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت قومی اداروں کو منافع بخش بنانے کے بجائے نجکاری کا آپشن استعمال کر رہی ہے؟ میرے خیال میں جیسے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس میں بہت ساری کچھ پولیٹیکل تھیوریز بھی ہیں کہ بھئی کچھ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، سیلف انٹرسٹ ہیں. مثلا جیسے ایک تھیوری تو یہ بھی چل رہی ہے، یہ جو ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن ہے، چونکہ اس میں جو ہمارے چند بڑے سیاستدان ہیں ان کی اپنی ایئر لائنز ہیں، تو وہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں. لیکن ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے ان سے ہٹ کے یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہمارے ہاں جیسے اگر آپ پی آئی اے کی بات کر لیں تو ہمارے ہاں پی آئی اے ہمیشہ پولیٹیکل امپلائمنٹ کے لیے استعمال ہوئی ہے. ہم نے پولیٹیکل گینز کے لیے انڈیو جو امپلائمنٹس ہیں وہ لوگوں کو جابز دی ہیں. تو ہمارا جو جو ایک جہاز کے اگینسٹ جو ریشو ہے وہ دنیا میں شاید چند ہائیسٹ ہے جو لوگوں کے پاس ہے اس میں. تو ہمارے پاس جو پبلک ادارے ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے. ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، خاص کر یہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسے اسٹیل مل ہو گئی، جیسے پی آئی اے ہو گئی، اس کی جو مینجمنٹ رہی ہے، جو ہائرنگز رہی ہیں فرام چیف ایگزیکٹو ٹو ڈاؤن باٹم، وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ رہی ہیں. اور گورنمنٹ سیریسلی کو بہت زیادہ سنسیئر نہیں رہی ان کو وہ کرنے میں، امپروو کرنے میں ان کی پرفارمنس کو. ان کو ہمیشہ ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا ہے. کبھی جابز دے دیں، کبھی کچھ کر دیا، کبھی اس طرح. تو اگر ہمیں ان کو امپروو کرنا ہے ان کی پرفارمنس کو، تو ہمیں ٹاپ سے لے کے باٹم تک 2-3 چیزیں دیکھنی ہوں گی. نمبر ایک تو جو مینجمنٹ ہے وہ میرٹ بیس پہ آئے، پرائیویٹ سیکٹر سے آئے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہوں اپوائنٹمنٹس کے. جی آپ نے کسی کو پکڑ کے چیئرمین لگا دیا کچھ اس طرح. جو پرائیویٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کی ہائرنگ کا ایک پراپر میکانزم ہو، وہ ہمارے ہاں مسنگ ہے. اسی طرح ہمیں ڈاؤن سائزنگ ان کی دیکھنی ہوگی، کرنی پڑے گی. ہم ایک طرف تو گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈاؤن سائزنگ بھی نہ کرے اور پھر ان کی چیزوں کو بھی امپروو کرے. آپ پاکستان اسٹیل مل کی ایگزامپل لے لیں، آپ پی آئی اے کی لے لیں. ایک طرف تو ہم احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، اگر وہاں سے کسی ایک کو بھی نکالا جاتا ہے، 2 لوگوں کو، 4 لوگوں کو بھی نکالا جاتا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بلیم کرتی ہے. تو ہمیں ایک چیز طے کرنا پڑے گی کہ کیا ہم ایفیشینسی چاہتے ہیں ان یونٹس کی، یا ہم نے اس پہ سیاست دیکھنی ہے. تو میرے خیال ہے ابھی تک جتنی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے شاید سیاست کو زیادہ دیکھا ہے، ایفیشینسی پہ کسی کا بہت زیادہ فوکس نہیں رہا. یہ جو 2-3 بڑے ادارے ہیں یہ ایز اے سلوگن استعمال ہوئے ہیں، پولیٹیکل سلوگن استعمال ہوئے ہیں. پی آئی اے میں سے اگر ہم نے کسی کو کسی بھی ایک حکومت نے نکالا ہے تو جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں ایک بہت پراپر اس کی پالیسی لانا پڑے گی کہ جو ہماری پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایفیشینسی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور وہاں ہمیں ایک ہی چوائس ہوگی، یا ایفیشینسی کو ہم چن لیں یا سیاست کو چن لیں. کیا حکومت ان اداروں کی بحالی میں غیر سنجیدہ رہی ہے یا بے بس ہو چکی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق یہ دونوں چیزیں. ہم غیر سنجیدہ بھی رہے ہیں. جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو اس ٹائم کی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ غیر سنجیدہ ہوتی ہے. اس ٹائم میں اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، ووٹیج کے لیے استعمال کرتی ہے، الیکشن دن کے لیے استعمال کرتی ہے کہ ہمیں ووٹ ملیں. آپ دیکھ لیں سندھ میں سے اس کی اسٹیل ملز کی کیا حالت ہے، پی آئی اے کی اوور آل اس میں یہ حالت ہے. اب آ کے مجھے لگتا ہے بے بس ہو گئی ہیں. شروع میں ہم غیر سنجیدہ تھے، اب آ کے حکومتیں شاید بے بس ہو گئی ہیں. 2-3 میجر وجہ اس کی وجہ سے. نمبر ایک تو حالات اس حد تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی ریوائول کے لیے جو بہت زیادہ اسٹرانگ پولیٹیکل ول اور اسٹرانگ مینجمنٹ ول چاہیے وہ شاید اب گورنمنٹ کر نہیں پا رہی ڈیو ٹو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز پریشر، کیونکہ یہ سیاسی ہو گئی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز جب کوئی بھی آرگنائزیشن جب سیاسی بن جاتی ہے اس کو سدھارنا، اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شروع میں غیر سنجیدہ تھی، اب شاید بے بس ہیں، بٹ اسٹل اٹ ریمینز بوتھ اے کمبینیشن کہ یہ ابھی بھی غیر سنجیدہ بھی ہیں اور کسی حد تک بے بس بھی. کیا پاکستان اسٹیل ملز، ایس ایم ای بینک اور ماڈی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کی نجکاری سے ان اداروں کے خسارے میں کمی ہو سکے گی؟ ہوگی، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے. اس کی دو چیزیں ہمیں اس میں دیکھنا پڑیں گی. وہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کس طرح کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. جس طرح کی اگر بینکنگ سیکٹر میں مجھے لگتا ہے کہ خسارہ کم ہو جائے گا، جو بینک کی جو وہ ہے اس میں جو فائنینشیل مارکیٹ میں. لیکن جو خاص کر جو پاکستان اسٹیل مل کے کانٹیکسٹ میں ہے، مجھے نہیں لگتا وہاں خسارہ کم ہو پائے گا، کیونکہ وہاں ہم صرف چینج آف اونرشپ کر رہے ہوں گے. ہم صرف اپنے شیئرز کچھ کسی اور کو بیچ کے تھوڑا سا پیسہ وقتی طور پہ گورنمنٹ اکٹھا کر لے گی. لیکن جو مینجمنٹ ہے یا جو مینیجریل جو ہمارے پروسیجرز ہیں وہ شاید وہی رہیں گے. تو مجھے نہیں لگتا وہاں ڈیفیسٹ میں کوئی کمی ہو پائے گی. لیکن بینک کی حد تک شاید تھوڑا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں.
جی بہت شکریہ آپ کا، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ ہمیں دے رہے تھے۔ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ بزنس ورلڈ سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔